नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोकनाथ पांडे पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और आज आषाढ़ का एक दिन की जो कड़ी हम लोगों ने शुरू की है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएँगे और हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। अगली आवाज़ आप उनकी सुनेंगे। मैम नमस्कार, आपका पुनः स्वागत नमस्कार, है। नमस्कार। आज हम सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अगली कड़ी को सुनने के लिए, आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश जी का प्रसिद्ध नाटक है। तो जी, अब ये मंच आपका है मैम, आपका पुनः स्वागत है। जी, धन्यवाद। मोहन राकेश जी का नाटक आषाढ़ का एक दिन का ये आगे का भाग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पिछली बार मैंने आपको बताया था उसका आखिरी जो वाक्य है वो लेकर चलते हैं, जहाँ पे कालिदास की जहाँ पे उनका प्रवेश होता है वहां से। कालिदास कहता है हम जिएंगे हरिण शावक जिएंगे ना, एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे, हम कोमल आचरण पर विश्राम करेंगे, हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दूर्वा खाएंगे, खाएंगे ना। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाती है। मल्लिका कहती है, यह आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? कालिदास कहता है, आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूँ। झरोके के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। राज्य के कुछ कर्मचारी भी आए हैं। हरिण शावक को वक्ष से सटाकर थपथपाने लगता है। हम सोएंगे। हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। मल्लिका ने कहा, माँ ने दूध औटा कर रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने खोड़ों पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं, कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे ये सब बहुत विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ेलने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है। कालिदास हरिण शावक को बाहों में झुलाने लगता है। कालिदास कहते हैं, हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते कैसे बना। यह कुलांच भरता मेरी गोदी में आ गया। मैंने कहा, तुझे वहां ले चलता हूँ जहां तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। मल्लिका कहती है, सच, माँ आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। कालिदास कहता है, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। राजपुरुष दंतुल दियोढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण का मुंह दूध से मिला देता है। ऐसे ऐसे दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है और कहता है, दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास कहता है, जहां तक मैं जानता हूं, हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का
साहस कैसे हुआ? तंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर और कहता है, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, परंतु फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ। ये तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? कालिदास कहता है, देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंगात्मक हंसी हंसता है और कहता है, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास कहता है, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल कहता है, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। मल्लिका चोट खाई से कुछ आगे आगे आती है और कहती है, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? तंतुल कहता है, क्षमा चाहता हूं देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए है मेरे बाण से आहत हुआ है, इसीलिए ये मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? कालिदास कहता है, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। दंतुल कहता है, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? कालिदास कहता है, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल जवाब देता है, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी ये नहीं जानते हो कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। कालिदास कहता है, यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि इसे तुम्हारे हाथों में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर। अंबिका सहसा अंदर से आती है और कहती है, इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका कहती है, तुम देख रही हो माँ? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास कहता है, इसे मुझे दे दो मल्लिका। दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। दंतुल कहता है, और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा? कालिदास कहता है, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है। दंतुल कहता है, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है, संभवतः। दंतुल संभवतः तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। दंतुल कहता है, कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? मल्लिका कहती है, हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? तंतुल जवाब देता है, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। मल्लिका कहती है, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है?
दंतुल जवाब देता है, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है। इसीलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वर रुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो रहती है और कहती है, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। दंतुल कहता है, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती है कि सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आती है। अंबिका इसी बीच दूध का भाजन उठाकर कोने में रख देती है। जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती है। उसमें जो दूध शेष है उसे एक छोटे पात्र में डालकर शक्कर मिलाने लगती है। हाथ ऐसे अस्थिर है जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत उत्तेजित हो। मल्लिका निचला होंठ दांतों में दबाए दौड़कर उसके निकट आती है और कहती है, तुमने सुना माँ, राज्य उन्हें राज्य कवि का आसन देना चाहता है। अंबिका हाथ से गिरते दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती है और कहती है, गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा मिला दी है। मल्लिका कहती है, तुमने सुना नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहा था। अंबिका, दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। आतिथ्य? मैं चाहती हूँ कि आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। दूध का पात्र अंबिका के हाथ से ले लेती है। तुम्हें इस दूध से नहला दूं माँ? पात्र ऊंचा कर देती है। अंबिका पात्र उसके हाथ से ले लेती है और कहती है, मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। मल्लिका कहती है, तुम कितनी निष्ठुर हो माँ, तुमने सुना नहीं, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम। अंबिका कहती है, दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मोह ना हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूं। मैं जैसे निष्ठुर हूं, रहने दो। मल्लिका उसके गले में बाहें डाल देती है और कहती है, नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो, मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो। अंबिका कहती है, नहीं, तुमने नहीं कहा, दूध पी लो। मल्लिका दूध का पात्र उसके हाथ से लेकर एक घूंट में दूध पी जाती है और पात्र कोने में रख देती है। फिर अंबिका का हाथ खींचकर उसे बैठा देती है और स्वयं उसकी गोदी में लेट जाती है और कहती है, माँ, तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। अंबिका जवाब देती है, मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है, अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। उठने का प्रयत्न करती है, मल्लिका उसे रोके रहती है। मल्लिका कहती है, नहीं, उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। सहसा अंबिका की गोदी से हटकर बैठ जाती है। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने आज तक समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है। अब तो तुम विश्वास करती हो माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। अंबिका उठ खड़ी होती है और कहती है, मैं कह चुकी हूँ, मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। क्यों माँ, क्या तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके संबंध में उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती? अंबिका जवाब देती है, मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है। अंदर जाने लगती है। मल्लिका उठकर खड़ी हो जाती है और पूछती है, और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोषी दोष देखती है? अंबिका मुड़कर पल भर उसे देखती रहती है और जवाब देती है, जहां दोष है वहां अवश्य वह दोष देखती है। मल्लिका पूछती है, उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? अंबिका कहती है, वह व्यक्ति आत्म सीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है। मल्लिका कहती है, इसलिए कि वे मातुल की गौएं ना हाँक कर बादलों में खोए रहते हैं। अंबिका कहती है, मुझे मातुल से और उसकी गौओं से प्रयोजन नहीं है,
मैं केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ। मल्लिका कहती है, बैठ जाओ माँ। अंबिका को हाथ से पकड़कर झरोखे के पास आसन पर ले जाती है। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ। अंबिका कहती है, मैं भी चाहती हूँ तुम आज समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है। वह भावना क्या है? मल्लिका, मैं उसे कोई नाम नहीं देती और अंबिका के पैरों के पास बैठ जाती है। अंबिका कहती है, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है, तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? मल्लिका कहती है, तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ। तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती थी? अंबिका पूछती है, और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा? मल्लिका कुछ क्षण चुप रहकर अपने पैरों को देखती रहती है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। मल्लिका कहती है, यह तुम्हारी नहीं, विलोम की भाषा है। अंबिका जवाब देती है, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो, जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उनका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी, तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा, उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी? फिर कह दो कि यह मेरी नहीं, विलोम की भाषा है। मल्लिका सिर झुकाए कुछ क्षण चुप बैठी रहती है, फिर अंबिका की ओर देखती है। जी बिल्कुल। और सही माने में कुछ पल के लिए वो सोचती भी रहती है, परंतु कहा जाता है ना कि भावना में जब भावना का वर्ण हो जाए तो कुछ दिखता नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः नमन करना चाहूंगा मैम, और आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप यूं ही जुड़ते रहें और हमारे विद्यार्थी जो हैं 12वीं कक्षा के विद्यार्थी और 11वीं कक्षा के विद्यार्थी जो हैं लाभान्वित होते रहें, क्योंकि आपके द्वारा जो सुनाया जाता है वो दिल तक उतरता है, और जो दिल में उतर जाए वो स्वयं कॉपियों पर उतर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, पुनः आपको नमन। और जितने हमारे मित्र यहाँ पर हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, विश्व यात्रा टाइम्स, जिंदगी हिंदी है जिंदगी, समाज्ञा और हिंदी शिक्षण मंच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यूं ही इस शिक्षा का जो दौर है उसको बढ़ाते चलें और जन जन तक पहुंचाते चलें। मैडम आपको पुनः नमन, फिर होगी मुलाकात अगली मंगलवार को। जी मंगलवार। जी जी बिल्कुल, मंगल ही मंगल, मंगलवार को मुलाकात होती है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। Audio Jungle.